नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का द बोनस में की खास पेशकश 1.25 लाख का जिसमें हम सुलझाते हैं आपके शेयर बाजार से जुड़ी हुई उलझन। आप भी अपने सवाल हमें पूछिए और शेयरों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, इसमें आप कार्यक्रम के दौरान आपको उत्तर मिलते रहेंगे। लेकिन इन सबके साथ साथ आपको हम बताएंगे खबरों वाले शेयरों में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, खबरों का खेल होगा। इसके अलावा आईपीओ बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, आईपीओ हो तो ऐसा सेगमेंट में जानेंगे। और आखिर में जानेंगे कि इस उतार चढ़ाव के बाजार में कौन से शेयरों में दांव लगाना सही रहेगा, और यही है सही है में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर नजर डालें तो अब बाजार इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ निफ्टी में अब अगर हम देखें तो 212 अंकों की मजबूती। थोड़ी देर पहले 23,054 का स्तर देखने को मिला है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी खराब है, लेकिन सुबह जो स्तर थे उससे बेहतर है। 916 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ करके कामकाज कर रहे हैं, और 1800 से ज़्यादा शेयरों में इस समय हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। इंडाइसेस आपके स्क्रीन पर हैं। अगर हम देखें पीएसयू शेयरों में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, बैंकों में हम देख रहे हैं करीब 2.25% का। आज की तेज़ी के जो लीड कर रहे हैं वो एनबीएफसीज और बैंक हैं। तो वो अगर हम देखें जरा इंडाइसेस पे, जरा गेनर पे अगर निफ्टी के नज़र डालें, सेंसेक्स के गेनर पे नज़र डालें, उसमें हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक अब शामिल हो चुका है 4.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस में 4% से ज़्यादा की तेज़ी, एचडीएफसी बैंक 3.25% ऊपर है, श्रीराम फाइनेंस 5% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। तो अगर हम देखें तो आज जो लीडर है वो एक तरीके से एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर वो निकल करके आता है। देखिए जरा, एचडीएफसी बैंक 3.25% ऊपर कामकाज करते हुए, कोटक महिंद्रा में करीब 0.25% के आसपास की मजबूती, इंडसइंड बैंक 2.25% ऊपर कामकाज कर रहा है, एक्सिस बैंक में अच्छी खासी बढ़त करीब 0.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आज का विजेता जो है वो पूरी तरीके से बैंकिंग सेक्टर निकल करके आ रहा है। आरबीआई की तरफ से एक्शन लिया गया, इस पर जरा डिटेल में बातचीत करेंगे बाद में। लेकिन जरा लूजर्स कहाँ पर हैं, निफ्टी में दबाव कहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं आज का दबाव फार्मा के अंदर देखने को मिल रहा है। और फार्मा शेयरों में निफ्टी में जो है वो हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। 4.5-5% के आसपास की गिरावट सन फार्मा में देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज 2% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो शेयर दबाव दिखा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि यह देखिए आप एनटीपीसी 2% नीचे, नेस्ले में हम देख रहे हैं करीब 1.25% के आसपास की गिरावट है। सन फार्मा के अंदर जो है वो 5% से ज़्यादा की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। पावर ग्रिड, आईटीसी, एलएनटी, एफएमसीजी और फार्मा, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि बाजार को नीचे की तरफ इस समय खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा टीसीएस में थोड़ा सा दबाव है, लगातार रैली के बाद, कल हमने अच्छी रैली देखी थी, दबाव थोड़ा देखने को मिल रहा है। सेल टेक महिंद्रा में भी मामूली गिरावट देखने को मिल रही है, आधे से 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है। चलिए अब रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं अंशुल जैन जी। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर, और आज आप पहली बार आ रहे हैं। कल से हमने इस चैनल का आगाज़ किया है, बहुत बेसब्री से दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे थे, अंशुल जी कब आएंगे, कब आपका चैनल शुरू हो रहा है। हमने कहा चैनल शुरू होने के 1 से 2 दिन के अंदर सबसे पहले अंशुल जी को बुलाया जाएगा, और आज आप मंच पर हैं। सर, हम लोगों ने एक प्रयास किया है, कैसा लग रहा है आपको बोनस का ये मंच? पहली टिप्पणी उस पर, फिर बाजार में बात करते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत आनंद आ रहा है। और मुझसे ज्यादा मेरी टीम खुश है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम करते हैं जी वहाँ शुरुआत उतने जोश वाले तरीके से नहीं होती है जितनी आपके साथ होती थी। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन वाला वो हम लोग बड़ा मिस कर रहे थे। तो हम अच्छा, लक्ष्मी श्री में भी लोग पूछने लगे थे कि विपुल जी दिख नहीं रहे हैं। नहीं सर, बस आप आ गए हैं, बाहर आ गई है, और मेरे पास भी बहुत सारी टिप्पणियां आपको लेकर के थीं। तो अब अंशुल जी के साथ इसी तरीके से कार्यक्रम का आगाज़ और लगातार समापन होता रहेगा, और अंशुल जी लगातार हमारे इस सफ़र में हम सफ़र बनते रहेंगे, और हमारे दर्शकों को, हमारे जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं उनको सही सलाह देते रहेंगे। सर, सबसे पहली टिप्पणी बाजार पे आपकी जानना चाहेंगे। वक्त अब बहुत कम बचा है बजट को लेकर के, लेकिन आपकी जो प्रेडिक्शन थे बिल्कुल तीर निशाने पे बैठा। बहुत सारे ऐसे शेयर रहे मिड कैप और स्मॉल कैप पे, आप लगातार पिछले कम से कम 4-5 महीनों से लोगों को अलर्ट कर रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहें। और वही हमने देखा कि जो बाज़ार में तबाही मची है उसमें सबसे ज़्यादा पिटाई, सबसे ज़्यादा गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप में ही देखने को मिली। बहुत सारे लोग नहीं निकले हैं और अभी भी बने हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? लॉस में काफ़ी ज़्यादा है, लॉस बुक नहीं कर सकते। आपकी टिप्पणी अभी के बाज़ार को देखते हुए क्या रहेगी? क्या यहाँ से कुछ रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं?
देखिए सर, कल निफ्टी ने अपना सपोर्ट जोन तोड़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन को प्रोटेक्ट करके क्लोज हुई थी, बैक्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एचडीएफसी और एक्सिस कुछ हद तक सपोर्ट करेंगे और ये सपोर्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन में वापस से अपमूव आया है। बैंक निफ्टी ने अपना पहला रेजिस्टेंस या पहला टारगेट कह लीजिए, जो शॉर्ट कवरिंग में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 48,900, उसको निकाल लिया है। अब 49,600 650 तक का टारगेट दिख रहा है। बैंक निफ्टी चला है, सेकंड हाईएस्ट वेटेज है, तो उसने निफ्टी को भी खींच लिया है। और जो ब्रेकडाउन था 23,000, उसको निफ्टी रिक्लेम कर रही है। तो मैं आज की क्लोजिंग का वेट करूंगा निफ्टी पे। अगर 23,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी पे भी फेल्ड लो की फॉर्मेशन है, शॉर्ट स्ट्रैप है और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। और बैंक निफ्टी पे भी ये क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली मैं बार बार ये कह रहा था कि निफ्टी पे जो ये ब्रेकडाउन आया है, ये शॉर्ट में प्ले नहीं करूंगा। अगर नीचे आता भी है, 150 200 पॉइंट 300 पॉइंट की रैली नीचे आती भी है, मैं मिस करना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय मैं इसको पार्टिसिपेट करके टाइम करने की कोशिश करूंगा। उसकी सिंपली और सबसे बड़ी वजह एक ही है, जो डेटा में वॉच करता हूँ एफआईआई का। नियर अबाउट 3,40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। और कल के सेशन, परसों के सेशन में अगर मिला लें, 3,10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। जब आपके पास एफआईआई के पास, क्योंकि एफआईआई की सेलिंग ही हमको नीचे ले जाती है, जब उनके पास नीचे नए शॉर्ट्स ऐड करने की जगह ही नहीं है और सपोर्ट के नीचे ऑलरेडी हम चल रहे हैं, तो यहाँ से एक ही चीज बचती है। या तो बाजार अपने वजन से गिरेगा, जिसकी उम्मीद कम है क्योंकि डीआईआई कंटिन्यूस बाइंग कर रही है, तो एक ही चीज बचती है नीचे ले जाने, एफआईआई के शॉर्ट, उसके लिए जगह नहीं थी। तो फिर लास्ट में ऑन एंड ऑल एक चीज बचती है कि अगर ट्रिगरिंग स्टार्ट होती है तो शॉर्ट कवरिंग ही ट्रिगर स्टार्ट होगी। और आज के सेशन में वो आपको देखने के लिए मिल रही है, जो प्रोबेबली कल और परसों भी स्पिल ओवर होती है, तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। तो मैं यहाँ से अभी फिलहाल के लिए बुलिश हूँ। कल भी हमारी टीम ने लॉन्ग्स इनिशिएट कराए थे, आज भी सुबह से हम लॉन्ग कॉल्स ही दे रहे हैं, और प्रोबेबली अगले 2 सेशन में हम लॉन्ग कॉल्स ही देंगे। चले, तो यहाँ से फिलहाल के लिए जो है बाज़ार अच्छा लग रहा है। यहाँ से लॉन्ग कॉल की कॉल जो है वो अंशुल जी की तरफ से दी जा रही है, तो बाज़ार काफ़ी पिट चुका है। तो यहाँ से अगर आप एक रणनीति बनाना चाहें तो बना सकते हैं तेज़ी की, ये अंशुल जी का मानना है। बहुत सारी टिप्पणियाँ हमारे पास आ रही हैं। पुणेंदु मिश्रा जी कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, नमस्कार, काफ़ी अच्छा लगा आपको देखकर काफ़ी दिनों के बाद। पुणेंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम आप जैसे दर्शक जिनसे थोड़ा सा बीच में संपर्क टूटा हुआ था, लेकिन हम लोग व्यस्त थे थोड़ा कि आपके अनुभव को और बेहतर बनाया जाए। कुछ लोगों की शिकायतें प्राइसेस को लेकर के थी, उनको दूर किया जाए। इन तमाम चीज़ों में थोड़ा सा मेहनत करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन और भी आप अपने सुझाव देते रहेंगे और बेहतर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मोहित जी कह रहे हैं कि आज ही आपके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी। और खाली आपको ही सब्सक्राइब नहीं करना है, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि अभी हमारी शुरुआत हो रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, इसकी हमारी कोशिश है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी आपका भी। बहुत सारे सवाल भी हैं, मोहित जी के हैं, पुणेंद्र जी के हैं, और भी लिस्ट हमारे पास लगातार आती जा रही है। एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आज कौन कौन से नतीजे हैं जरा फटाफट नज़र डाल लीजिए, ताकि जो है उन नतीजों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। हो सकता है आपकी पोजीशन बनी हो तो किस हिसाब से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जरा देखिए आज कौन कौन से नतीजे, उनमें से हो सकता है कुछ एक नतीजे आने शुरू भी हो गए हों। बजाज ऑटो, सिप्ला, ये निफ्टी की कंपनियां, इसके अलावा BHEL, CG पावर के नतीजे हैं जिन पर नज़र आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा कहाँ पे आपको नज़र रखनी है, उसमें आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आज हैं। हुंडई, जी हाँ, हुंडई पे बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, खासतौर से लिस्टिंग जिस तरीके से रही उसके बाद से काफ़ी लोगों को लगा कि यहाँ पैसे लगाने चाहिए। महानगर गैस लिमिटेड, SBI कार्ड, TVS मोटर, सुजलॉन में बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, और सुजलॉन के नतीजे भी आज हैं। तो नज़र आप रखिए, कम से कम अगर आपको जानकारी नहीं है तो टिक करके रखिए नतीजों के बाद किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि नतीजे अगर ख़राब रहे, कहीं पर भी ख़राब हो रहे हैं, तो बाज़ार अब वो ऐसा बाज़ार नहीं है कि ख़राब नतीजों को भी पचा जाए। यहाँ पर जैसे नतीजे उम्मीद से थोड़े भी ऊपर नीचे होते हैं तो फिर पेन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। चलिए मोहित जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। मोहित जी कह रहे हैं कि विपुल सर को देख के दिल बहुत खुश हुआ, यू आर माय फेवरेट एंकर सर। थैंक यू मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस टिप्पणी के लिए। लेकिन इनका सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, रिलायंस में एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं क्या होगा। साथ ही साथ इनका सवाल इरिडा पर भी है, लेकिन पहले रिलायंस पे बात कर लेते हैं। सर, इसके साथ साथ रिलायंस पे आपसे सवाल है, और इसके साथ साथ ये भी सवाल है कि क्या ये बाज़ार ऐसा है
कि अब जो है जो दिग्गज शेयर हैं, जो अच्छे शेयर हैं, जहाँ पे काफ़ी पिटाई हो चुकी है, उनमें क्या लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सके? ये बहुत लोगों के सवाल हैं कि कहाँ पर बॉटम फिशिंग होगी, क्या अच्छे शेयरों में क्या करना चाहिए। तो अभी जैसे आईटीसी है, रिलायंस है, एचयूएल है, या दो जो दिग्गज कंपनियां टाटा मोटर्स है, इनमें कहाँ आप कंफर्टेबल हैं कि जहाँ आपको लगता है कि नहीं, अगर एक साल का नज़रिया है तो इन लार्ज कैप स्टॉक्स में अब जो है इन्वेस्टमेंट का समय आ गया है? और उसके बाद फिर मैं रिलायंस पे आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। सर देखिए, बिल्कुल ये बाजार वो समय है जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अगेन मिड कैप स्मॉल कैप से आपको अभी एटलीस्ट होली तक एकदम दूर रहना है। आपको निवेश करना है तो केवल लार्ज कैप्स में कीजिए जहां पे अच्छी खासी फॉल आई हुई है। एलएनटी हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, एडा हो गया, या फिर आप एचडीएफसी बैंक में कर लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक में कर लीजिए। टाटा स्टील मेरे को बहुत बेहतरीन प्राइस पे लग रहा है कि 2-3 साल यहाँ कोई लेके छोड़ता है तो 300 रुपये का प्राइस मिल जाएगा। हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, मतलब अगर पैक वाइज पूछें तो मेटल में टाटा स्टील बिल्कुल ब्लाइंड बाई होना चाहिए। बैंकिंग में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ब्लाइंड बाई होना चाहिए। रिलायंस में मैं बाई सेल की सलाह आपको इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मल्टी मंथ का जो ब्रेकआउट पॉइंट था 1200-1230 की जोन, ये इसने कल टेस्ट की थी, तो मैंने पर्सनली अपने अकाउंट में डिलीवरी बाई की है। मतलब मैं डिलीवरी के सौदे ले रहा हूँ रिलायंस में कंटिन्यूअसली। और आपको पता ही है सेबी का नियम है कि जिसमें आप ट्रेड करते हैं 30 दिन पहले 5 दिन बाद तक आप उस पर बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। तो मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा, बट ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। इन प्राइजेस पे मैंने डिलीवरी और उठाई है क्योंकि यहाँ से अगर इसी हिसाब से ये बॉटम आउट बना लेता है तो प्रोबेबली 1 साल में, 1 साल से पहले ही नया ऑल टाइम हाई दिखा देगा। और 2 से 3 साल अगर रखते हैं, 3 साल का एवरेज अगर रखते हैं, तो प्राइस यहाँ से आप मान के चलिए कि करीब करीब 2500 से 2,500 3,000 के बीच का टारगेट मिलेगा। तो उस लिहाज से रिलायंस मैंने खुद ही उठाया है, तो 22 साल में रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाकी स्टॉक्स जो टाटा स्टील हो गए या एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में पैसा इस समय इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी कर सकते हैं क्योंकि क्रूड की फॉल स्टार्ट हो रही है, तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल की तरफ भी देख सकते हैं। फहरिस्त जो है जो दी गई है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बहुत लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं होती, तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए मेटल में जो स्ट्रेटजी बनाई गई, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयर, बाकी शेयरों में जो बताया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है मोहित जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं, दुर्गेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं आगरा से बात कर रहा हूं और पहले आपको दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आपका शो मैं हमेशा देखता आ रहा हूं, आपका फॉलोअर हूं। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम जो है वो अच्छे लगेंगे। और इस बार सिर्फ इक्विटी नहीं, कमोडिटी पर भी हम काफ़ी फोकस करने वाले हैं, पॉलिसी पर काफ़ी विशेष जोर रहने वाला है, म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस जैसे विषयों पर भी काफ़ी जोर रहने वाला है। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर बोनस में मिलेगा, हर चीज़ बोनस में मिलेगी। तो आप बने रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? जी सर मेरा सवाल ये था कि मैंने तेजस नेटवर्क में फॉलो करता हूं और मैं उसको लेता भी हूं। तो मैंने जब उसको लिया था तो मैंने कुछ 700 कुछ पर उसको बाय किया हुआ था, 1000 शेयर। तो अब मैंने जब बीच में मार्केट सही था तो मैंने उसमें प्रॉफिट बुक करा था 1400 पर आधे शेयर का। तो फिर आधे शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं। तो अब जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है तो मेरा बस ये सवाल है कि क्या मैं उसमें और प्लस कर सकता हूँ या फिर मार्केट और गिरेगा, या फिर उसको प्रॉफिट अभी क्या करना चाहिए उसका? आपने रेट क्या बताया सर अपना? सर मैंने 700 कुछ पर, मतलब 710 या 15 के रेट से लिया हुआ था उसे। जी चलिए, ये अच्छा है कि आप इसको लगातार फॉलो करते रहते हैं और समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। चलिए 700 प्लस पे लिया हुआ है सर, 725 के आसपास की इनकी खरीद है। 1000 के ऊपर जब जाता है 1200-1300 के आसपास ये प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर नीचे आता है फिर बाय करते हैं। अब जो तेज़ करेक्शन आया है शेयर के अंदर, तो ये कह रहे हैं कि बाजार में चूँकि गिरावट ज़्यादा है, तो क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं करेगी? 25% का करेक्शन एक महीने के अंदर आ चुका है तेजस नेटवर्क के अंदर, आज भी ठीक ठाक गिरावट है। क्या उसी स्ट्रेटजी पर इनको आगे बढ़ना चाहिए? अभी भी प्रॉफिट में है, 150-200 रुपये इनको बन रहे हैं यहाँ पे। आपका सजेशन क्या रहेगा तेजस नेटवर्क को लेकर?
देखिए शॉर्ट टर्म में एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है काउंटर। इसमें एक बाउंस बैक आएगा 975 से 1080 के बीच में। तो कहीं भी 1050 1080 मिलता है तो आप एग्जिट कर लीजिए और उसके बाद इस काउंटर को छोड़ दीजिए, भूल जाइए अगले कम से कम एक आध साल के लिए। क्योंकि ये पुल बैक के बाद जब नीचे आएगा तो मोस्ट लाइकली 600 रुपये का टारगेट अपना अचीव करेगा, क्योंकि जो ब्रेकडाउन बना है उसका टारगेट 600 रुपये है। शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है तो बाउंस बैक जरूर करेगा। 980 अराउंड पहला रेजिस्टेंस आता है और 1080 दूसरा आता है। तो दूसरा रेजिस्टेंस मोस्ट लाइकली टेस्ट होगा क्योंकि बहुत तेज गिरा है। तो 1050 1080 की जोन जैसे ही मिले आप वहां पे एग्जिट करने की सोचिए और उसके बाद स्टॉक को छोड़ दीजिएगा। जी, तो ये रणनीति रहेगी आपके लिए। उम्मीद करते हैं दुर्गेश जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। पूर्णेंदु मिश्रा जी कह रहे हैं, विपुल सर अयोध्या आइए तो ज़रूर बताइए। अंशुल सर क्रिसमस पर आए थे, चुपके से निकल गए, बाद में पता चला। अंशुल जी ऐसे चुपके चुपके काम मत कीजिए, बहुत लोग आपका इंतज़ार करते रहते हैं अलग अलग शहरों पे। तो अगली बार जब अयोध्या आना होगा तो अंशुल जी के साथ ही रणनीति बनाई जाएगी कि एक साथ बनारस और अयोध्या दोनों जगहों पर पहुंचा जाए। तो जब भी अवकाश ऐसा मिलता है कि 2-3 दिन का अवकाश हो, बाज़ार बंद रहे, तो फिर रणनीति बनाई जाएगी। तो बिल्कुल आएंगे पूर्णेंदु जी, तो आपसे संपर्क किया जाएगा और आपके साथ ही अयोध्या दर्शन जो है वो किया जाएगा। चलिए, यशस्वी शाह जी का सवाल आया है, इनके बारे में इनके सवाल का भी जवाब लेंगे। लेकिन एक प्रश्न आया है पूर्णेंदु जी का, जो कि वो कह रहे हैं कि मैंने अंशुल जी के कहने पर जो है सतलुज टेक्सटाइल के शेयर लिए हुए हैं और उसमें अभी क्या करना चाहिए। शायद एक सेकंड जरा, इनका सवाल मुझसे और डिटेल में मिस। हाँ, सतलुज टेक्सटाइल 70 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें। सर, मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सतलुज में? 1% के आसपास आज भी टूटा हुआ है, 51 साढ़े 51 का लेवल है और इनकी खरीद 70 रुपये के आसपास की है। तो ठीक ठाक करेक्शन ऑलरेडी ये देख चुके हैं। पिछले 5 दिन में 11%, एक महीने में 21.5-22% का करेक्शन यहाँ पर आया है। टेक्सटाइल को लेकर के काफ़ी बुलिश रिपोर्ट्स लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हुई उसमें ये सभी शेयर धुल गए। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए टेक्सटाइल में मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर 2 से 3 साल का व्यू पकड़ें तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ। बट एक बार 66 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। अगर नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत इस समय तो नहीं दिख रही है, क्योंकि ओवरसोल्ड लेवल्स हैं। 50 रुपये का टारगेट था लॉन्ग लिक्विडेशन का जो टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक में 62.5 तक जा सकता है। तो एक बार चाहें तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, एवरेज करके 62.5 के आसपास एटलीस्ट नीचे वाले स्टॉक्स को 62.5 पे प्रॉफिट बुक करें, ऊपर वाला होल्ड करके चलें। अगर इस स्टॉक को आप 2 से 3 साल का समय देते हैं तो हाई लाइकली है कि 200 रुपये तक ये स्टॉक आपको टारगेट दे देगा। ठीक है सर, तो ये फिलहाल के लिए रणनीति है। ये सतलुज का भाव दिखाइए। आलोक इंडस्ट्रीज़ का भाव शायद देखने को मिल रहा था, हालांकि टेक्सटाइल से जुड़ी हुई पूरे पैक जो शायद आ रहे थे। तो अच्छा, चलिए सतलुज पे हम बातचीत में, तो यहाँ पे रणनीति सतलुज पे उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गई होगी। कोमल हमारे साथ हैं, सुमन माफ़ कीजिएगा, सुमन हमारे साथ हैं इस समय फ़ोन लाइन पर। सुमन जी को नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई। सुमन जी नमस्कार। हेलो। हाँ हेलो सुमन जी, आपकी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी सर, नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई सर, फिर दोबारा से आपको देखा हमने। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इंतजार कर रहे थे और आप लोगों से अब दोबारा संपर्क हो रहा है। बताइए सर, क्या प्रश्न है, कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए सर। सर मैं गाजियाबाद से ही बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से बोल रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है सर, जब भी गाजियाबाद से नोएडा की तरफ आना हो तो हमारे स्टूडियो की तरफ पधारिए और आपसे फिर रूबरू मुलाकात होगी। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने ना अडानी ग्रीन के 1200 शेयर खरीदे थे 2021 के भाव पर। अच्छा। और काफी शेयर में अभी इतनी गिरावट है, तो इसमें मुझे क्या कंटिन्यू रखना चाहिए या एग्जिट हो जाना चाहिए सर? सुमन जी क्या रेट बताया आपने, किस भाव पे लिए थे? मैंने 1200 शेयर लिए थे 2021 के भाव पर। 2021 अदानी ग्रीन एनर्जी? या सर। अब तो आपकी भाव से तो बिल्कुल आधा हो गया है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में हैं आप अभी। तो अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? अभी आप सब मुझे बताइए कि क्या करना है, एग्जिट करना है अभी या रुके रहना है? चलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोशिश ये किया कीजिए कि इतना लंबा जब नुकसान हो जाए उससे पहले सही समय पर जो है रणनीति आप किसी वित्तीय सलाहकार की लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब अंशुल जी से पूछते हैं, लेकिन अंशुल जी के कहने पे अभी तो आप निकलेंगे नहीं। अगर वो निकलने की सलाह देते हैं तो जो है पिछले 6 महीनों में 45-46% की गिरावट आ चुकी है और इनकी रकम भी
जो है वो आधी हो चुकी है। क्या सलाह रहेगी सर? 1,000 रुपये के आसपास अदानी ग्रीन का शेयर, 2,000 के ऊपर की इनकी खरीद। अदानी समूह काफ़ी चर्चाओं में रहा है, लेकिन रिकवरी भी अच्छी आई थी अदानी के शेयरों में, लेकिन इनको तो काफ़ी लॉस हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, एवरेज करना चाहिए इस प्राइस पे, आपको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से बहुत बेहतरीन पुल बैक आया था, फिर वो रैली फिजल आउट होने की कोशिश हुई, फिर एक बड़ी वॉल्यूम बार 14 जनवरी को बनी थी जहां से होल्ड हो रहा है। हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया हुआ है करंट मार्केट प्राइस के ये आसपास से। हमको लग रहा है बहुत जल्दी इसमें 1400 से 1500 रुपए तक के टारगेट्स आने चाहिए, यानी यहाँ से 50% अपसाइड। तो आपको एवरेज करके 1400-1500 रुपए के आसपास पहले नीचे वाले स्टॉक्स बुक करें, ऊपर वाले उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है। बट यहाँ से 1400 से 1500 रुपए आते हुए दिख रहा है। सिमिलर अदानी ग्रुप में एटीजीएल है, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, उसके स्टॉक भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसमें भी काफी अच्छी तेजी दिख रही है, तो उसको भी बाई करके चल सकते हैं। बट फिलहाल अदानी ग्रीन आपके पास है तो उसी को एवरेज करना चाहिए। अदानी ग्रीन को एवरेज कर लीजिए सर, काफ़ी आप जो है नुकसान में है, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो अभी होल्ड करके चलिए। जो है होल्ड करने की सलाह है, एवरेज करने की सलाह है। जो लोग भी अदानी ग्रीन में फंसे हुए हैं उनके लिए अंशुल जी की सलाह है कि यहाँ पर एवरेजिंग की जा सकती है। यशवी शाह सर का जी का एक सवाल है, कह रहे हैं कि सर मिड कैप के बारे में बताइए क्या करना चाहिए। और सर मिड कैप और स्मॉल कैप के तो आप बिल्कुल, ये बात तो सही है कि मतलब अ, अर्जुन है सर आप, मतलब जो आपने कहा वही हुआ। अब क्या करना चाहिए? क्या कुछ राहत देखने को मिलेगी आगे, या फिर जो है अभी भी थोड़ा और वेट करना चाहिए? बहुत लोगों के सवाल हैं मिड कैप को लेकर के, लेकिन यशस्वी जी के प्रश्न के साथ मैं समझना चाहूँगा कि और कितना पेन बाकी है स्मॉल कैप मिड कैप में। देखिए, 10 और 20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है मिड कैप इंडेक्स तो, और आज के सेशन में हैमर फॉर्म हो रहा है, कल के लो के नीचे टिका नहीं है। तो यहाँ से 3 से 5 दिन की अब बाउंस बैक आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में। जो अति पिटे हुए हैं उनमें एक 10% 15% का बाउंस बैक आ सकता है। मिड कैप 100 इंडेक्स में अभी 51,800 चल रहा है, 53,400 तक का बाउंस बैक आ सकता है। तो मिड कैप इंडेक्स में एक बाउंस बैक दिख रहा है, उसी लिहाज से मिड कैप शेयरों में 2 से 3 दिन का, या एक्सटेंड हुआ तो 5 दिन का बाउंस बैक आ सकता है। बट उसके बाद फिर बड़ा पेन वापस लौटेगा। लगभग 10% का इंडेक्स में भी और करेक्शन बचा हुआ है। तो पुल बैक पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। इस पुल बैक में फ्रेश बाइंग या इस टाइप का एडवेंचर मत कीजिए। पुल बैक आता है तो उसमें अपने पुराने फंसे हुए स्टॉक्स में कहीं भी निकलने का मौका मिल रहा है, या थोड़ा सा कम लॉस हो रहा है, लॉस लिमिटेड करके अपना निकलने की कोशिश कीजिए। 53,400 के आसपास से सीएनएक्स मिड कैप वापस पिटना स्टार्ट होगा। 47,200 का टारगेट अभी उसमें ओपन है, 51,800 चल रहा है, 53,300 तक ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो 53,300 से अगर 47,200 आता है तो ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन होगा। मिड कैप इंडेक्स अगर 10% गिरा तो ये वीकर कैटेगरी के शेयर पुल बैक में जो हाई बनेंगे वहां से 30% टूट सकते हैं। तो रैली का यूज करके एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, रैली में फ्रेश लॉन्ग लेने की कोशिश मत कीजिए। ठीक, तो ये राय है जो है फिलहाल के लिए जो मिड कैप शेयर हैं उनको लेकर के। इस बीच अभिषेक जी का एक प्रश्न आया है और व्हाट्सएप पे इन्होंने ये प्रश्न हमें भेजा है कि अभी अगर खरीदारी करनी हो बजट को ध्यान में रखते हुए तो कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? ये सर प्रश्न बहुत लोगों के हैं। हालांकि अब ज़्यादा समय तो नहीं बचा है बजट में, लेकिन अगर बजट और बजट के बाद की स्ट्रेटजी अगर प्लान करनी हो, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आई हैं, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बजट का फ़ायदा होगा, तो कोई आपने कुछ ऐसी कोई लिस्ट बनाई है जो आपको लगता हो कि बजट के पहले जहाँ खरीदारी करनी चाहिए कुछ? देखिए, मेरे हिसाब से आपको बजट के हिसाब से या बजट को देखते हुए नहीं करना चाहिए खरीदारी। मैं उसकी आपको सिंपली वजह बताता हूँ, क्योंकि एक तो बचे हैं कुल मिला के 3-4 दिन, उसमें एक है मंथली एक्सपायरी, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल हो सकती है। तो बजट को देखते हुए ट्रेडिंग बेट इस समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जनरली ऐसे समय में मिड कैप स्मॉल कैप बेहतरीन होते हैं बेट्स लेने के लिए, और उनका बिल्कुल भी समय नहीं चल रहा है, एकदम पिटे पड़े हैं। तो बजट को देखते हुए कोई भी अगर आप ट्रेडिंग पिक जानना चाह रहे हैं तो इस समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खुद मिड कैप स्मॉल कैप मेरे को 4-5 दिन हो गए एक भी शेयर नहीं मिला है। मैं खुद केवल इंडेक्स में अपने क्लाइंट्स को कॉल्स दे रहा हूँ, और मेरी टीम फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले लार्ज कैप्स में कॉल्स दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप से हम पिछले एक हफ्ते से एकदम दूर हैं, क्योंकि एक भी शेयर ऐसा नहीं मिलता है जो सस्टेनेबल बेसिस पे नया हाई बना रहा हो इंट्राडे मूव में भी। तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है। बजट को लेके आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उस लालच को छोड़ दीजिए, बजट निकल जाने दीजिए। कहीं स्टेबल होता है बाजार तो ले सकते हैं,
हाँ, लार्ज कैप में लेना है तो आप एक बाउंस बैक के लिए टाटा स्टील ले सकते हैं, या अप मूव प्ले करना है तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के थ्रू खेल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा तेज लग रहा है। ठीक सर, तो ये राय है। फिलहाल बहुत 3-4 दिन बचे हैं, बात सही कह रहे हैं सूर्य जी, अभी एक्सपायरी है, बजट में कुछ आएगा नहीं आएगा, सेंटीमेंट अगर किसी एक स्टेटमेंट से ख़राब हो गया तो फिर आप फंस सकते हैं। तो उसके लिए सलाह ये है कि बजट को ध्यान में रख के खरीदारी ना करें। चलिए, इस बीच जो है आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से तो आपके प्रश्न आ ही रहे हैं, लेकिन आप हमको सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि जो सवाल आपके नहीं लिए गए हम कर ले लेंगे, लेकिन वो संग्रह हमारे पास रहेगा आपके नंबर के साथ। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे कि लोग प्रश्न पूछ सकते हैं अपने। तो आप प्रश्न पूछने के लिए 9354027995 पे आप अपने प्रश्न भेजिए। कौन से शेयर लिए हैं, किस भाव पर लिए हैं, कितने समय तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, जितनी डिटेल में हो सके अपने प्रश्न को आप हमें भेजिए, ताकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको डिटेल एनालिसिस करके बता सकें। अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है तो स्टॉप लॉस बता सकें, लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो क्या आपका व्यू होना चाहिए, क्या आपको किसी और सेक्टर में, किसी और शेयर में स्विच होना है। तो अपने प्रश्न आप जितनी डिटेल में भेजेंगे उतनी ही डिटेल में आपको उत्तर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलता हुआ दिखाई देगा। 9354027995 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आपको भेजने हैं अपने सवाल। चलिए, अब हमारे साथ मोनू जी जुड़े हुए हैं, मोनू ठाकुर जी। मोनू जी को नमस्कार। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। नई जगह देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत काफी समय से इंतजार कर रहे थे आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। ठाकुर साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप मोनू जी? सर लखनऊ से। लखनऊ से, नवाबों के शहर से आप बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बताइए सर, क्या प्रश्न है और क्या कुछ ले रखा है आपने, कौन से शेयर हैं आपके पास? सर मैंने लिस्टिंग के बाद जो है पेटीएम के 800 शेयर 1840 के भाव पे लिए थे। 1840? हाँ सर। पेटीएम लिया हुआ 1840 पर, अभी तक होल्ड और किया ये हुआ है? लगभग अब इसको सर 3 साल तो अब क्या करना चाहिए इस पे, बस आप ओटीसी चला जाना चाहता हूँ। अब तो आप राय मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि 1800 पे लेने के बाद 782 का लेवल, शेयर काफ़ी टूटा, रिकवरी काफ़ी अच्छी आई, लेकिन आप मतलब बिल्कुल एकदम बने रहे इस शेयर के अंदर, ना एवरेजिंग की ना फिर कोई रणनीति अपनाई। समय जब कोशिश ये किया कीजिए कि अगर बहुत बड़ी गिरावट किसी भी शेयर में आ रही है और आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके रखा हो तो एक बार जो है उसको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए, रिजल्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। जो निगेटिव खबर आई थी उस पर ध्यान देना चाहिए था। जब रिकवरी आने लगी शेयर पे तब क्या एवरेजिंग करनी चाहिए, तब आपको पूछना चाहिए था। लेकिन खैर, अभी क्या करना चाहिए ये हम जान लेते हैं। सर, पेटीएम 785 के आसपास, लॉस काफ़ी ज़्यादा है, 1800 के आसपास लिया हुआ है। इनके भाव आने में कितना समय लगेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी क्या करना चाहिए पेटीएम को लेकर के? एक महीने में ये भी शेयर 23-24% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, पेटीएम में शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर आया है, लेकिन वीकली चार्ट पे सपोर्ट जोन के अंदर आया है। तो नेक्स्ट लेग में जब भी ये 1020 का रेट निकालेगा तो ये प्रोबेबली 1400-1450 की तरफ बढ़ जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते रहिए। अब निकलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टर्न अराउंड में आ रही है कंपनी, और अगर टर्न अराउंड हो जाता है तो ऑल टाइम हाई भी मिल जाएगा। तो एवरेज करना है, 1000 रुपये निकलने दीजिए, 1020 के ऊपर टिकने दीजिए, तब एवरेज कीजिएगा। आपकी एवरेज घट के 1400 के आसपास आ जाएगी, वो रेट आपको फटाफट मिल जाएगा 1020 सस्टेन होने के बाद। फिलहाल क्या करना है, फिलहाल केवल और केवल शांति से इसको होल्ड करते रहिए। बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि स्टॉक टर्न अराउंड हो रहा है। 1020 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद एवरेज कर लीजिएगा, 1400 पे निकल जाइएगा। ठीक, तो ये राय आपके लिए पेटीएम पर निकल करके आती हुई। देवराज दत्ता साहब कह रहे हैं, विपुल सर बहुत दिन बाद मैंने सोचा आपने छोड़ ही दिया हमको। अरे कैसे हो सकता है सर, आप लोगों को छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो आप ही लोगों की को और बेहतर अनुभव देने के लिए हम लोग तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन हाँ, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं अपनी, उन सब से निवेदन है कि खुद भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बोनस को, और आपके इर्द गिर्द जितने आपके मित्र, यार, दोस्त, परिवार के लोग हैं, ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो जो कलीग्स हैं उनसे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहे। बेल आइकॉन को दबाएं। अभी नया हमारा ये प्रयास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप ही लोग हमारा माध्यम है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और यहाँ पर सिर्फ इक्विटी की बात नहीं होगी, आपको बता दें, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो कमोडिटी से जुड़ी हुई, चाहे वो सोने चांदी की बात हो, एग्री कमोडिटीज़ की बात हो, मसालों की बात हो,
सबके बारे में जानकारी मिलेगी और बहुत डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको हम जानकारी देंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कौन सा फंड जो है आपके लिए बेहतर रहेगा, कैसे आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ों को, पॉलिसी को लेकर के हमारा एक खास शो आने वाला है जिसमें कि हमारे संपादक अंशुमान तिवारी जी आपको बताएंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और सरकार जो निर्णय ले रही है वो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बेहतर है, कितना ख़राब है। इस पर भी एनालिसिस हर रोज़ की खबरों पर हम करेंगे। द बोनस पॉइंट में जल्द लेकर के आ रहे हैं हम किताबों का संग्रह में किस तरीके से कौन सी किताब पढ़नी है नहीं पढ़नी है, बुकनू हमारा खास सेगमेंट है, वो भी अंशुमान तिवारी जी लेकर के आ रहे हैं। तो आप बस सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों से सब्सक्राइब कराते रहिए और आपको एक से एक शानदार कार्यक्रम हम लेकर के आते रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच में दीप शाह जी का प्रश्न लेते हैं वेदांता को लेकर के। इन्होंने भेजा हुआ है 200 शेयर है इनके पास, 440 पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। कह रहे हैं कि और भी शेयर ऐड करना चाहते हैं। नज़रिया वेदांता पर इनका 1 साल का है। अभी अगर हम देखें वेदांता का जो भाव है वो 430 के आसपास चल रहा है। सर 430 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और इन्होंने लिया हुआ है 440 पे। ज़्यादा नुकसान नहीं है वेदांता पे, आज 1-1.5% ऊपर भी है शेयर। आपकी टिप्पणी क्या होगी वेदांता को लेकर के? अभी 1 साल होल्ड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं? बाय करना चाहिए सर। वेदांता बहुत बेहतरीन बाय लेवल पे है, आज के स्ट्रक्चर पे हैमर की फॉर्मेशन है, तो यहाँ से मोस्ट लाइकली अगर 445 450 की रेंज नहीं अटकी तो फिर सीधा 470 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। एक बार के लिए 445 450 रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो नहीं अटकाता है, वैसे जिससे आपका स्ट्रक्चर बना है हायर लोअर हैमर है, अटकना तो नहीं चाहिए, तो 470 तक का टारगेट दिख रहा है। जी चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ अनुपम गुप्ता जी इस समय फोन लाइन पर हैं। अनुपम जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, आपके शो को आपके शो से मैं बहुत वंचित था। आपके शो से देख के मुझे एक ऊर्जा मिलती थी। आज सर, मेरा इंतजार खत्म हुआ सर। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आप लोगों के जो शब्द है ना, चाहे वो यूट्यूब पे लाइव कमेंट्स जो आ रहे हैं या फिर आप जो लोग फ़ोन लाइन पे जुड़ करके सवाल बोल रहे हैं, अपनी जो टिप्पणियां कर रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ऊर्जा मिल रही है हम लोगों को। और लग रहा है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे थे लंबे समय से, और वो अब सफल है कि आप लोगों तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं और अच्छे तरीके से पहुंच पा रहे हैं। तो थैंक यू इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए। और वो हमारी टीम का और उत्साहवर्धन करेगा कि और जो बहुत सारी चीज़ें अभी जो हमें करनी है वो हम और बेहतर तरीके से करें ताकि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा सवाल ये था, मैंने जून 2022 में बैंक ऑफ इंडिया के 1800 शेयर 44 रुपए के भाव पर खरीदे थे। इस साल यह शेयर 150 के पार भी गया था जी। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? आपने 44 पे लिया हुआ है? हाँ जी। चलिए, पहले तो सर अनुपम जी मिठाई भिजवा दिया कीजिए, कम से कम 44 पे लेकर के 110 का भाव आ गया है, तो अच्छे खासे आप मुनाफे में इस समय बैठे हुए हैं और ऐसे टाइम पे बैठे हुए हैं जबकि मतलब सब लोग इस समय पोर्टफोलियो बिल्कुल लाल निशान में है, लोग काफ़ी परेशान हैं। 44 पे कब लिया था सर आपने? 90 का भाव ऐसे 52, मुझे लगता है काफ़ी पहले लिया था आपने शायद। हाँ जी, जून 2022 में। 2022 में लिया। चलिए, ये होता है, अगर आप धैर्य के साथ बने रहें तो ये जो है रिजल्ट उसका मिलता है कि इतनी गिरावट के बावजूद जो है अच्छे जो है मुनाफे में बैठे हुए हैं। सर बैंक ऑफ इंडिया, कल आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसने बैंकों में फिर से ऊर्जा भरी है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आज ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और आज तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खास तौर से काफ़ी शानदार मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के? अच्छा, पिछले 2 दिन बड़े वॉल्यूम के साथ चला है, पर कल का वॉल्यूम था 62 मिलियन, 700% वॉल्यूम राइज था। आज भी लगभग 39 मिलियन का वॉल्यूम हो गया है, जो 400% वॉल्यूम राइज है। तो 2 दिन का वॉल्यूम दिखा रहा है कि इस स्टॉक में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड है, जबकि बाकी सारे पीएसयू स्टॉक्स खराब लग रहे हैं। तो अच्छा वॉल्यूम है और ये इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है, रिटेल का वॉल्यूम हो नहीं सकता। तो मोस्ट लाइकली 120 124 जो इसकी रेजिस्टेंस जोन है उसको टेस्ट करने जाएगा। वो पार होगा या नहीं, ये वहां जाने पे पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए 120 124 की रेंज आती है तो दोबारा सवाल पूछेगा। अगर इन्हीं वॉल्यूम्स के साथ, इतने ही बड़े वॉल्यूम्स के साथ 120 124 के लेवल को अप्रोच करता है तो फिर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं लेगा, उसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। तो एक बार वहां पहुंचेगा तो हम रिव्यू करेंगे, बट फिलहाल वो रेंज आती हुई दिख रही है। जी चलिए, इस बीच मोहित जी लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं इरिडा को लेकर के। इरिडा और जियो फाइनेंस 2 पे इनका प्रश्न है। इरिडा इन्होंने 238 पर लिया हुआ है मोहित जी ने, और काफ़ी लॉस में है और 600 शेयर इनके पास है। और जियो फाइनेंस 297 पे लिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि एवरेज
करूं क्या और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? सर ये पहले भी आपसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई इस शेयर को लेकर के। क्या करें सर इरिडा को लेकर के, और बाकी जो पीएसयूज़ में लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो अगर हम देखें डिफेंस हो, और इरिडा जैसे शेयरों की बात भी हम कर रहे हैं, उसमें इरिडा पे क्या टिप्पणी होगी सर आपकी? सर एडा पे तो आपको एवरेज करना चाहिए। आज के सेशन में हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, अगर इसी हिसाब से बंदी आती है तो शॉर्ट टर्म में आपको 195 से 200 का टारगेट फटाफट मिल जाएगा। 200 रुपये आ जाना चाहिए अगर आप ट्रेडर के लिहाज से ले रहे हैं। बल्कि मेरा सजेशन है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लीजिए। ये स्टॉक 1-1.5 साल जैसे ही मार्केट पलटेगा और तेजी में आएगा, ये स्टॉक अपना बुल ट्रेंड रिज्यूम करेगा और 300 रुपये की तरफ बढ़ेगा। तो 8-10 रुपये के लिए प्ले करने की जगह एटलीस्ट 300 रुपये तक के लिए प्ले करना चाहिए टाइम देके। दूसरा स्टॉक जियो फाइनेंस, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 262 के नीचे क्लोज होगा, लेकिन पिछले 4 दिन में अच्छी तगड़ी सेलिंग आई है। रिलायंस में भी आई थी, इसमें भी आई है, बट 232 का मेजर सपोर्ट है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंस भी एवरेज करना चाहिए। पुल बैक में 262-270 की जोन मिलेगी, उस जोन में दोबारा से सवाल पूछेगा। अगर अटका, अगर वहां पे रेजिस्टेंस आया तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे नीचे वाले स्टॉक्स पे। बट अगर उसको स्लाइस थ्रू कर गया तो फिर सीधा सीधा 298 का टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो दोनों स्टॉक को एवरेज करना चाहिए। ठीक सर, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई इरिडा और जो है जियो को लेकर के। लेकिन इस बीच शहनवाज साहब का अपने व्हाट्सएप हमें भेजा है और कह रहे हैं विपुल जी आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज साहब, और हमें भी आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल इनका चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर के है, कह रहे हैं क्या ये 540 रुपये आएगा? ये हम पूछते हैं, लेकिन आपने किस भाव पर लिया हुआ है ये भी तो बता दीजिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भाव आपने बताए हैं उसी के इर्द गिर्द आपने लिया होगा। सर 540 का लेवल ये जानना चाहते हैं कि आ पाएगा कि नहीं। फर्टिलाइज़र पैक में मतलब इस बार वैसी रैली रही नहीं जो बजट के इर्द गिर्द देखने को पहले मिल जाया करती थी, या उम्मीद करते थे लोग कि शायद बजट में कुछ चलेगा। हालांकि 20-25% का रिटर्न है यहाँ पर साल भर में। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर के? बिल्कुल सही कहा। हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि प्री बजट रैली डेवलप होगी, लेकिन 533-546 लेवल निकलने के बाद, और तब भी मैंने बार बार इस चीज पे एम्फेसिस किया था कि 6 बार रेंज फेल हुई है, 7वीं बार प्रीएम्प्टिव बाई करने की जगह वेट कीजिए, उसको प्रूव करने दीजिए स्ट्रेंथ। उसने नहीं की और वापस से अपना सपोर्ट जोन 454 टेस्ट किया, वहां से हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पे अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो यहाँ पे फ्रेश बाई किया जा सकता है 440 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 533 और 546 ये दो टारगेट मिलेंगे। 8वीं बार होगा जब 533-546 की रेंज अप्रोच करेगा, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जब ये स्ट्रेंथ प्रूव कर ले 550 के ऊपर, तब री एंटर कीजिएगा, तब आपको 700 रुपये भी मिल जाएगा। तो यहाँ से 533-546 के लिए प्ले कीजिए, उसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 700 तक के लिए प्ले कीजिए। ठीक सर, ये राय चंबल फर्टिलाइज़र पर। नरेश प्रसाद जी का सवाल लेते हैं और आयशर मोटर्स पे के बारे में जानना चाह रहे हैं नरेश प्रसाद जी। 5200 के भाव पर 10 शेयर हैं, कह रहे हैं टारगेट क्या हो सकता है इसका, अभी मुझे क्या करना चाहिए? आयशर मोटर पे अगर हम नज़र डालें तो अभी चल रहा है 5157 का भाव, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ आयशर मोटर का शेयर। 15159 का प्राइस जो है वो अभी देखने को मिल रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? 50 रुपये इनके बन रहे हैं यहाँ पर, टारगेट जानना चाह रहे हैं क्या हो सकता है इसका? सर एक बार होल्ड करना चाहिए। आज सेकेंड डे ऑफ इनसाइड बार है। कल के सेशन में अगर ये 5190-5220 की जोन का ब्रेकआउट देता है तो फिर इस स्टॉक में एक बार 5390 रुपए तक के टारगेट बन के निकलेंगे और वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक आज के लिए इनसाइड बार बन रहा है 5190-5220 के ब्रेकआउट को वापस से बाई कर सकते हैं। जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए। आकाश शर्मा जी जानना चाह रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में, होल्ड करें या फिर निकल जाएं डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर के। अभी अगर हम डिक्सन पे ये थोड़ी सी और मेहनत कर दिया कीजिए आप लोग कि जब आप इतना प्रश्न लिख रहे हैं तो अपना प्राइस भी अवश्य बता दें। होल्ड करें, आप लॉस में हैं, प्रॉफिट में हैं, किस आप कहाँ पे हैं? आज बुरी पिटाई हो रही है डिक्सन टेक्नोलॉजी की, निश्चित रूप से लॉस में ही होंगे। 14,734 का भाव, 4.5% नीचे डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। सर क्या कुछ सलाह रहेगी अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर के? नतीजे के बाद हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है
उसमें करीब 50% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी और ये गिर करके पहुंच गया था 59 करोड़ रुपए। आपकी टिप्पणी डिक्सन टेक्नोलॉजी पे? देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक फील्ड ब्रेकआउट बना है और रिजल्ट के बाद से रिएक्शन वीक है, तो इसमें मेजर सपोर्ट वीकली चार्ट पे 13,000 पे है और ये सपोर्ट मेरे को टेस्ट होते हुए दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक 13,000 आ रहा है। किसी भी पुल बैक में 15,000 15,100 के आसपास मिलता है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। 13,000 के पास हम रिव्यू करेंगे, री एंट्री करना है या फर्दर स्लाइस थ्रू हो रहा है। ठीक, चलिए, तो ये बात तो रही सवाल जवाब की, लेकिन आप लोग लगातार बने रहिए, अगले सेगमेंट का रुख जरूर हो रहा है, लेकिन प्रश्न जो आप लोगों ने भेजे हैं, क्योंकि अभी नया मंच है, सवाल उतने ज़्यादा नहीं, सवालों के उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे।